सबसे बड़ी चीज ये कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर पिछले चुनाव में 50,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करी गई थी। उन शिकायतों का क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। ऐसा ही कुछ हुआ था बिहार के अंदर, जहां सड़क पर वीवीपैट की पर्ची पाई गई थी। वो सड़क पर वीवीपैट की पर्ची कहां से आई वो भी आज तक पता नहीं चला। वो जो एक खाली ट्रक था जो कैसे घुस जाता है ईवीएम के स्ट्रांग रूम के अंदर, ये भी आज तक पता नहीं चला। और बड़ी बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जितनी मर्जी शिकायतें कर लो, जितनी मर्जी शिकायत कर लो, इतनी मोटी चमड़ी है इलेक्शन कमीशन की कि उनका शिकायतों से कोई असर ही नहीं पड़ता। और बड़ी बात यह कि अगर शिकायत हो भी जाती है दर्ज तो उसका कोई जवाब नहीं आता, जिससे शिकायतकर्ता को एक सेटिस्फेक्शन मिले या उसको संतुष्टि मिले कि जो मैंने शिकायत करी मुझे उसका एक सही जवाब मिला। बिहार में चुनाव समाप्त हो चुका है और अब बिहार में चर्चा इस बात की हो रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब इसकी दावेदारी की जा रही है। लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव समाप्त हुआ, चीजें और स्थिति पहले जैसी हो गई। बिहार के कुछ लोगों से आज मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भैया वोट देकर आ गए? तो बोलते हैं जी भैया वोट देकर आ गए। तो मैंने पूछा कि अब वोट देकर वापस क्यों आए हो? अब तो मैंने सुना है कि जो मोदी जी के वादे थे कि बिहार में फैक्ट्री लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी और बिहार के अंदर रोजगार आएगा और आपको जो फ्री का डेटा दिया जा रहा था उस पर दबा के रील बनेंगी, उसका क्या हुआ? तो उस व्यक्ति का जवाब ये होता है, वो कहता है कि भैया मोदिया की बात, बिहार के लोग मोदी को बोलते हैं मोदिया, मोदिया की जो बात है वो बात बिल्कुल झूठी है। वो सिर्फ झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता। ऐसे ही बिहार के कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो बिहार में वोट देने के लिए गए थे। यहाँ से अपना कारोबार छोड़कर, अपने पैसे को लगाकर, ट्रेन पकड़कर या कह लीजिए ट्रेन में धक्के खाकर वोट डालने के लिए गए थे। जब बेचारे वो वोट डालकर आए तो उनकी सोच ये थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन बिहार में कहीं भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। तमाम जगह पर इलेक्शन कमीशन को लेकर तो इतनी सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई पार्टों में वेब सीरीज बनकर तैयार हो जाए, इतनी कमियां इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं। और बड़ी बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन के मुख्य जो आयोग हैं चुनाव आयोग के, वो इन सब चीजों को इस तरीके से नेगलेक्ट कर देते हैं कि जैसे बोलने वाली सरकार, बोलने वाली जनता और विपक्ष जो है वो तो बेवकूफ है। बड़ी बात यह है कि कोई इतनी भी चाटुकारिता कैसे कर सकता है? क्या आने वाले वक्त में ज्ञानेश कुमार को जब वो अपने पद से क्या कहते हैं उनका रिटायरमेंट हो जाएगा तो क्या उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं की राज्यसभा दी जा सकती है या उनको भी कहीं से चुनाव लड़ाया जा सकता है? ये मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ी चीज ये कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर पिछले चुनाव में 50,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करी गई थी। उन शिकायतों का क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। ऐसा ही कुछ हुआ था बिहार के अंदर, जहां सड़क पर वीवीपैट की पर्ची पाई गई थी। वो सड़क पर वीवीपैट की पर्ची कहां से आई वो भी आज तक पता नहीं चला। वो जो एक खाली ट्रक था जो कैसे घुस जाता है ईवीएम के स्ट्रांग रूम के अंदर, ये भी आज तक पता नहीं चला। और बड़ी बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जितनी मर्जी शिकायतें कर लो, जितनी मर्जी शिकायत कर लो, इतनी मोटी चमड़ी है इलेक्शन कमीशन की कि उनका शिकायतों से कोई असर ही नहीं पड़ता। और बड़ी बात ये कि अगर शिकायत हो भी जाती है दर्ज तो उसका कोई जवाब नहीं आता, जिससे शिकायतकर्ता को एक सेटिस्फेक्शन मिले या उसको संतुष्टि मिले कि जो मैंने शिकायत करी मुझे उसका एक सही जवाब मिला। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी तमाम सरकारी संस्थाएं हों, उनका प्रयोग सिर्फ सत्ताओं को बनाने में, सरकारों को बनाने में और सरकारों को गिराने में उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस पे एक कहावत है कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, जब प्रधानमंत्री मोदी हैं तो डर काहे का। ये बात समझते हैं तमाम जो आज सरकारी संस्थाएं हैं। सबसे बड़ी चीज ये कि जहां बिहार के लोग जमीन के लिए परेशान हैं। जमीन के लिए परेशान मतलब ये कि जब बाढ़ आती है तो उनकी फसल खराब हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो उनका घर चला जाता है, सब कुछ उनसे छिन जाता है। उसके बाद भी उसी बिहार में, जिस बिहार को लेकर गृह मंत्री साहब कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, उसी बिहार में 1 रुपए में अडानी को जमीन दे दी जाती है। और मुबारक हो बिहार की अब इस जनता को। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर बिहार की जनता
यानी बिहार के नौजवान पर अगर पटना की सड़कों में अब लाठी और डंडे उनके ऊपर भांजे जाते हैं, या बिहार के नौजवान अगर अब सड़कों पर रोजगार के लिए उतरते हैं, तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, उनको एक पर्चा दूंगा जिस पे लिखा होगा एक बार फिर मोदी सरकार। क्योंकि अगर आपने बिहार की स्थिति को अब नहीं समझा तो वही पर्चे को नौजवान ले जाकर अपनी माताजी के हाथ में थमाएं, क्योंकि जो आपकी माताजी मोदी सरकार को वोट कर कर आई हैं, उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि हमने जो एनडीए का बटन दबाया वो क्यों दबाया। वो एनडीए का बटन जिसने बिहार की तबाही की शुरुआत कर दी। आपने पिछले शासन में, एनडीए के शासन में देखा कि किस तरीके से बिहार के अंदर पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अपराधी अस्पताल में घुसकर सीसीटीवी के सामने एक शख्स को गोली मार देते हैं। वो आपने देखा। आपने देखा कि बिहार की सड़कों पर नौजवान लाठी और डंडे खा रहे थे। आपने देखा कि शिक्षक अपने राज्यों को छोड़कर दिल्ली की सड़कों तक प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि अगर आपने अब एनडीए की सरकार को चुना है, तो अब एनडीए की सरकार में आकर अब आप ये मत कहिएगा कि जो मोदी जी आपने मैनिफेस्टो दिया उसको आपने पूरा नहीं किया, क्योंकि आपने ही चुना है। आपको तो इस बात का पहले अंदाजा होना चाहिए था कि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बात करी 15 लाख की, जब वो नहीं दिए, 100 स्मार्ट सिटी नहीं दी, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, तो वो जो मैनिफेस्टो बिहार के लिए तैयार हुआ वो आपको कैसे मिल जाएगा। बहरहाल बिहार के बाद आने वाले कुछ समय बाद अब बंगाल के अंदर चुनाव है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ साथ आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी का साथ देने के लिए यूपी को छोड़कर बिहार पहुंचे थे, और वहां जब उन्होंने महागठबंधन की रैली के अंदर भारी संख्या में भीड़ को देखा था, जिस तरीके से लालटेन के, कांग्रेस के और आरजेडी के जिस तरीके से समाजवादी के झंडे वहां लहरा रहे थे, तो अखिलेश यादव को यही लगा कि बिहार में चुनाव तो सिर्फ एक औपचारिकता है, महागठबंधन की जीत पहले ही दर्ज हो गई है। सभी लोगों को यही विश्वास था। लेकिन जब बिहार के नतीजे आए तो लोगों की सोच से भी परे आए। बिहार में कुछ ऐसी स्थिति हुई है कि अगर नीतीश कुमार अब चाहकर भी पलटी मार लें तो भी नीतीश कुमार अब आरजेडी को गठबंधन में सहयोग नहीं कर सकते। रोते रहोगे एसआईआर पर? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने बोला कि कब तक रोते रहेंगे। पहली चीज तो ये है कि जिन लोगों को एसआईआर के बारे में जानकारी ना हो वो इस पर चर्चा ना करें, और अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो एक काम करिए, अपने उस कैमरे को छोड़कर इधर सामने आ जाइए और मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए कि एसआईआर भारतीय कानून के कौन से पृष्ठ में लिखा हुआ है। जिस एसआईआर को आपने किया वो एसआईआर आपने इतने कम समय में कैसे कर दिया? जातिगत जनगणना होने में एक लंबा समय लगता है, तो एसआईआर की प्रक्रिया इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को वोट नहीं करने दिया गया उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? बहरहाल इन जैसे लोगों की बातों को छोड़कर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने एनडीए की सरकार को चुना है तो कल को अब आप उसका विरोध मत करिएगा, क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो फिर मैं ये समझूंगा कि शायद आप लोगों ने नहीं चुना। और अगर आपने एनडीए की सरकार को नहीं चुना तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।